हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में पढ़ा था कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण मीन्स किस तरह से कोई भी जेंडर, वेदर इट इज मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, वो समाज में किस तरह से अपना समायोजन स्थापित करता है, किस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है। समाज में रहते हुए किस तरह से वो सामाजिक आदर्शों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक विश्वासों, सामाजिक अवधारणाओं को मानता है, धारण करता है और इस तरह से समाज का एक डिसिप्लिन्ड मेंबर बन जाता है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो उसमें हमने जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में जेंडर डिफरेंस थ्योरी को हमने पहले पढ़ लिया है। नाउ इन आवर टुडेज लेक्चर लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। अब देखिए, स्ट्रक्चरल थ्योरी इज संरचनावादी सिद्धांत। जेंडर सोशलाइजेशन का संरचनावादी सिद्धांत पढ़ने से पहले फर्स्ट वी हैव टू थ्रो लाइट कि ये संरचना क्या होती है, ये सामाजिक संरचना क्या होती है। अब सोशल स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सामाजिक संरचना क्या होती है। इट इज द स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर इज टू बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज। संरचना की परिभाषा इकाइयों के आपसी संबंधों के रूप में दी जा सकती है। अब सोशल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं, तो हमारे समाज में बहुत सी इकाइयां विद्यमान हैं जिससे कि हमारे समाज की स्थापना हुई है। तो समाज की उन सभी इकाइयों के बीच में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, दैट मेक्स द सोशल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, हम इससे सोशल स्ट्रक्चर को हम स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, स्कूल को हम एक यूनिट मानते हैं। स्कूल में काम करने वाले बहुत से ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो ये सभी प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, ये स्कूल की उप इकाइयां मानी जाती है। स्कूल को अगर हम एक इकाई मान के चलते हैं, तो ये टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, ये सभी स्कूल की उप इकाइयां हैं। अब स्कूल किस तरह से ओवरऑल फंक्शन करता है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल में पाई जाने वाली सभी उप इकाइयां, दैट इज प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित करते हैं। तो इन सभी अंतर संबंधों की व्यवस्था को ही विद्यालय की संरचना कहते हैं, स्कूल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसी तरह से समाज में भी हम देखते हैं कि सोसाइटी को अगर हम एक इकाई मान के चलते हैं, यूनिट मान के चलते हैं, तो समाज में बहुत सी उप इकाइयां पाई जाती हैं, जैसे हमने स्कूल में देखा। तो समाज की उप इकाइयां कौन कौन सी हैं? अलग विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ग और विभिन्न धर्म आदि समाज की ये उप इकाइयां मानी जाती हैं। तो समाज की इन सभी उप इकाइयां, दैट इज जाति, वर्ग, धर्म आदि, इन सभी उप इकाइयों में जो अंतर संबंध पाया जाता है, उस अंतर संबंध को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। अब हमारे भारतीय समाज में देख लीजिए, जैसे वर्ग की अगर हम बात करें, तो हमारे भारतीय समाज में हमारा भारतीय समाज जो है विभिन्न वर्गों में विभाजित है। कई वर्गों के आधार पर, अगर हम एज के बेस पे देखें या जेंडर के बेस पे देखें, लेकिन जो है मुख्य तौर पर जो है, अगर हम अपने भारतीय समाज को वर्ग के आधार पर इसकी संरचना की बात करते हैं, तो वो मुख्यतः इकोनॉमिक बेस पर की जाती है। आर्थिक आधार पर जो है हमारा भारतीय समाज मेनली 3 वर्गों में बटा है। जैसे हम जानते हैं कि 3 मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास।
और उसी तरह से जाति के आधार पर भी हम देखते हैं कि मेनली हमारे भारतीय समाज में 4 तरह की जातियां पाई जाती हैं। व्यक्ति जो है इन 4 तरह की जातियों से संबंध रखते हैं इसमें, लेकिन इन जातियों की भी आगे बहुत सी उपजातियां हैं। इन द सेम वे अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग हमारे भारतीय समाज में रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों का, कम्युनिटीज का निर्माण करते हैं। उसी तरह से विभिन्न भाषाएं बोली जाती है हमारे भारतीय समाज में, तो विभिन्न भाषाओं से संबंध रखने वाले लोग जो हैं भारतीय समाज में पाए जाते हैं। उसी तरह से देयर आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। सो व्हाट आर दीज? सोशल क्लासेस, कास्ट्स, religion based different communities, language based different group of people and different ethnic groups. All these forms the subsystem of the society. So how these subsystem of the society are interrelated, how do they relate to one another? So this makes the social structure. अब जो ये सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना में हमने देखा कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो वर्ग के आधार पर है या जाति के आधार पर है। अब इक्वालिटी नहीं पाई जाती है, जैसे हमने वर्ग के आधार पर देखा कि भारतीय समाज में जो है सभी समान नहीं हैं। कुछ लोग हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, वो बहुत रिच होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उसमें भी कुछ लोग हाई मिडिल क्लास के हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास के हैं, और कुछ लोग लोअर क्लास के होते हैं जो कि निम्न वर्ग कहलाया जाता है, जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में समानता, ये वर्गों के आधार पर जो है वो समानता नहीं पाई जाती है। सभी लोग विभिन्न वर्गों से संबंध रखते हुए अलग अलग सबका जो है वो सोशल स्टेटस होता है, अलग अलग सबका लाइफस्टाइल होता है, अलग अलग उनकी जो है वर्किंग फील्ड होती है। अब इस संरचना, सामाजिक संरचना के संदर्भ में संरचनावादी जो सिद्धांत विकसित किया गया है जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में, तो इस पर अब हम प्रकाश डालते हैं कि जो फ्रेंच समाज शास्त्री दैट इज एमिल दुर्खीम, उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही अहम रोल निभाया है। उनके अनुसार जो सामाजिक संरचना होती है और जो सामाजिक प्रकार्य होता है, फंक्शन होते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो सोशल फंक्शन है, उनके बीच में बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। तथा सामाजिक संरचना का निर्माण ये माना जाता है दुर्खीम के अकॉर्डिंग कि वो सामाजिक तथ्यों से ही होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार्य होता है। जैसे जैसे जनसंख्या और बढ़ती जाती है, ये अब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन की जो नीड है वो भी बढ़ने लगती है। इससे समाज के अंगों के बीच में, विभिन्न अंगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ने लगती है, जिससे समाज में श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन का विस्तार होने लगता है। फिर इसमें व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे पर आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करता जाता है। और कानून का स्वरूप भी कैसा होता है? कानून का स्वरूप भी दमनकारी ना होकर वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आश्रित हो जाता है। इनफैक्ट हर एक कैटेगरी से किसी भी क्लास से संबंध रखने वाला व्यक्ति दूसरी क्लास, हायर क्लास से संबंध रखने वाला व्यक्ति लोअर क्लास से के व्यक्ति के साथ निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो हमने कहा कि जो सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है, तो उसमें सामाजिक तथ्यों की अहम भूमिका होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक संरचना के निर्माण में विभिन्न घटक जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें ये सोशल क्लास भी उसमें से एक घटक माना जाता है, समाज का एक अंग माना जाता है। तो सोशल क्लास में हम देखते हैं कि कुछ कैपिटलिस्ट भी होते हैं और कुछ मजदूर वर्ग भी होते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट हैं, in fact they belong to high class, मजदूर वर्ग they belong to lower class।
अब कैपिटलिस्ट्स आर देयर, जो कि पूंजीपति वर्ग कहलाता है, और उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं. They produce different things. Why do they produce different things? Because there are another class of the society that falls in the category of consumers. तो उन्हें चीजों को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि कंज्यूमर्स को कुछ चीजों को कंज्यूम करना है, क्योंकि उनको अपनी नीड्स सेटिस्फाई करनी है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है. तो कैपिटलिस्ट आर इन द स्टेट टू प्रोड्यूस द थिंग्स, और अब उन चीजों का निर्माण करने के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए कैपिटलिस्ट को किन की आवश्यकता होती है? सेमी स्किल्ड वर्कर्स की, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की, इवन लेबरर्स की आवश्यकता होती है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज का जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को भी निम्न वर्ग से कार्य लेना होता है. वो निम्न वर्ग पर आश्रित होता है लेबर के लिए, और लेबर क्लास को, लोअर क्लास को भी उच्च वर्ग का जो है संरक्षण लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, उनके यहाँ आश्रय लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि दे आर इन द नीड टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में जो प्रत्येक वर्ग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. और जैसे जैसे हमने कहा कि ये जनसंख्या बढ़ती जाती है, और वैसे वैसे ये श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन की जो नीड है ये भी बढ़ने लगती है. सो इस संरचनावादी सिद्धांत के तहत अब जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में क्या कहा गया है? देखिए, जेंडर को हाउ वी हैव टू सोशलाइज द जेंडर. नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन दिस पॉइंट कि संरचनावादी सिद्धांत के तहत क्या कहा गया है कि जेंडर को, वेदर इट इज मेल जेंडर और इट इज फीमेल जेंडर, इसे किस तरह से सोशलाइज किया गया है, इन जेंडर का किस तरह से समाजीकरण किया गया है, किस तरह से ये सामाजिक आदर्शों को, किन आदर्शों को अपनाते हैं. मेल जेंडर जो है किन सामाजिक आदर्शों को अपनाकर अपना विकास करते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, और फीमेल जेंडर किन सामाजिक मूल्यों को अपनाते हैं, आदर्शों को अपनाते हैं, और किस तरह से अपने समाज में अपना समायोजन स्थापित करते हैं. तो इस संदर्भ में क्या माना जाता है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया रही है, तो उसके तहत ये माना जाता है कि जो वुमेन होती हैं उनका जो स्थान होता है वो घर पर ही माना गया है. वुमेन्स नेचुरल प्लेस इज इन द होम. और मैन के लिए क्या कहा गया है, मेल जेंडर के लिए क्या कहा गया है? दैट मेल जेंडर इज सपोज्ड टू go to the field and do the outdoor, all sorts of outdoor activities. क्यों? तो इसके लिए ये तर्क दिया जाता है कि जो मेल जेंडर है, मेल जेंडर इज स्ट्रॉन्ग एनफ. अगर उनका फिजिक देखें, उनकी स्ट्रेंथ देखें, तो दैट इज मेल जेंडर इज कंसिडर्ड एज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फीमेल जेंडर. इसीलिए कहा जाता है कि वो उनका फिजिक भी बहुत विस्तृत होता है, विशाल होता है, सुडौल शरीर होता है, और दे आर मोर स्ट्रॉन्ग और कैपेबल एनफ टू डू द एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, डिफिकल्ट टास्क. तो ये माना जाता है कि मेल जेंडर को आउटडोर एक्टिविटीज ही करनी है और उन्हें ही बाहर के सारे कार्य करने होते हैं, और मेल जेंडर इन्हीं सामाजिक आदर्शों और विश्वासों को अपना लेते हैं जो समाज ने तय किए होते हैं, और इन्हीं विश्वासों को, सामाजिक विश्वासों को, सामाजिक मूल्यों को धारण करते हुए इस तरह से वो अपना समाजीकरण कर लेते हैं और अपनी मेंटालिटी ऐसी बना लेते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, वी आर रिस्पॉन्सिबल, and we are more safe and secure outside, so therefore we have to do all sorts of field work. अब फीमेल जेंडर की सोशलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में हमारे भारतीय समाज में किस तरह की जो है वो अवधारणा है, किस तरह के विश्वास विकसित किए गए हैं, किस तरह के मूल्य बनाए गए हैं, तो ये माना गया है ट्रेडिशनली कि जो वुमेन होती हैं
वुमेन, जैसे हमने पहले कहा कि वुमेन का जो है प्लेस वो घर पर ही माना गया है। वुमेन को घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना है। वुमेन में क्योंकि जो नर्चरिंग जो पावर है वुमेन में वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये समाज ये मानता है कि उनमें जो है पालन पोषण करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों के पालन पोषण को करने की एज कंपेयर टू मैन। इसलिए उन्हें घर पर ही रहना है, उन्हें बच्चों की केयर करनी है, बच्चों का लालन पालन करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, उनकी देखभाल करनी है। और दिस वे वुमेन को ये माना गया है कि उनको घर पर ही रहना है। अच्छा, एक तरफ तो समाज में ये माना जाता है अगर हम इसी बात पर भी बने रहें तो वुमेन्स शुड स्टे एट होम ओनली, लेकिन समाज दोहरा रवैया अपनाता है कुछ एक जगह में। जैसे ये माना जाता है कि जब वर्किंग फील्ड में वर्कर्स की शॉर्टेज होती है, समाज जब वर्कर्स की शॉर्टेज पाता है वर्किंग फील्ड में, फील्ड वर्क में, तो इधर वुमेन ऑफ लोअर कास्ट और वुमेन ऑफ कलर दे आर इमीडिएटली आस्क्ड और दे आर अलाउड टू वर्क इन द फील्ड। अब जब वर्कर की शॉर्टेज हो गई या इकोनॉमी को बढ़ाने की बात, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात आई, तो जो सोसाइटी का ये नोशन बना है कि वुमेन का जो स्थान है वो घर पर है, तो उस समय वो समाज का आइडिया कहाँ गया जब ये कहा गया कि अब जो है फील्ड में वर्कर की कमी है, तो इसलिए जो लोअर कास्ट की वुमेन है या वुमेन ऑफ कलर है वो दे में गो आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द होम, दे में वर्क इन द फील्ड। तो इस तरह से जो है महिलाओं के समाजीकरण के प्रति जो है वो दोहरा रवैया अपनाया गया है समाज के द्वारा। मींस वुमेन के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही होता आया है। मोरओवर जो समाज का मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, दे हैव बीन डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड पोजीशंस ऑफ लीडरशिप, क्योंकि वही है कि उन्हें बोला गया है कि दे हैव टू डू मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क ओनली, इसलिए उनको इतना जो है वो शिक्षा की भी साधनों की भी पहुंच नहीं बनाई गई है उनके लिए, और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एजुकेट करने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत से एक्ट्स बनाए गए हैं। तो उससे और फेमिनिज्म की वजह से भी जो है वो वुमेन के स्टेटस में बहुत सुधार हुआ है। वुमेन बहुत अवेयर हो गई हैं, अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो गई हैं और अपने अधिकारों को पाने की कोशिश भी करने लगी हैं, और काफी हद तक वुमेन ने अपने स्टेटस को अपलिफ्ट भी कर लिया है और बहुत अच्छी पोजीशन सोसाइटी में गेन भी कर ली है। लेकिन फिर भी जब कभी इस तरह से देखा जाता है कि वुमेन स्कोर हायर देन मेन ऑन टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन एकेडमिक फील्ड में जो है वुमेन बहुत ज्यादा स्कोर कर रही हैं एज कंपेयर टू मैन, अगेन वहां पे फिर वुमेन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। कॉन्स्ट्रेंट्स मे बी अडॉप्टेड टू लिमिट वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ द टेस्ट। इवन उन पे कंट्रोल करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं कि वो वुमेन आगे ना आए, बिकॉज दिस इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अगेन वहां पे सप्रेस करने की, वुमेन को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। सो on the basis of this structural theory of the gender socialization, इसके तहत जेंडर के समाजीकरण की प्रक्रिया को किस तरह से अपनाना चाहिए, तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा स्टीरियोटाइप है कि वुमेन जो है वो डेलिकेट हैं और मैन जो है वो स्ट्रांग हैं, इसलिए मैन को
मेल जेंडर को बाहर की एक्टिविटीज करनी है, फील्ड वर्क करना है, और वुमेन कमजोर हैं इसलिए उनको घर पर ही रहना है, बच्चों की ही केयर करनी है, देखभाल करनी है। तो ये नोशन ना अपना करके इनफैक्ट जो आज की जनरेशन है उन्हें क्या सिखाना है, आज के जो अभी बच्चे हैं, वेदर इट इज मेल और अ फीमेल चाइल्ड, उनको किस तरह का से उनका समाजीकरण करवाना है। तो उनके सामने बहुत क्लियर पोजीशन रखनी है दोनों मेल और फीमेल जेंडर की, कि अगर फीमेल जेंडर घर पर रहती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। सो वो लॉजिकल सिचुएशन सामने रखते हुए, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के सामने रखते हुए उनकी सोशलाइजेशन प्रोसेस सो दैट अकॉर्डिंगली प्रोसीड हो, वो उनको क्लियर पिक्चर रखनी है। तो उन्हें बताना है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फीमेल जेंडर का, तो उस फीमेल जेंडर के स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे फीमेल जेंडर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस। बच्चों को बर्थ देने की जो क्षमता है वो फीमेल जेंडर में ही है। दिस इज ड्यू टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये मेल मेंबर में इसीलिए जो है वो फीमेल जो है वो घर पर रहती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेबीज को प्रोड्यूस किया होता है, तो ऑटोमेटिकली मोर अफेक्शनेटली, लविंगली और केयरफुली वो बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। इट्स जेन्युइन, इट्स नेचुरल। और जो मेल मेंबर्स को स्ट्रांग बोला गया है कि स्ट्रांग है, वो क्यों है? दिस इज अगेन ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उनकी जो फिजिक है वो अकॉर्डिंगली मेल से डिफरेंट होती है। तो दिस इज अगेन ड्यू टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल ट्रेट है वो, जो वो बहुत ज्यादा ये फीमेल की कंपैरिजन में मैन जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के तहत वी कैन से कि हमको किस तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में पिक्चर क्लियर करनी है। स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपोज्ड द आइडिया दिस about the critical theories and tools that structural educational interventions enables the students to analyze gender, sex, race and class pattern in the light of the interests they serve। या इस पर नहीं कि जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, जो रूढ़ी युक्तियां बनाई गई हैं समाज के द्वारा कि फीमेल वीक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं कर सकती हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज या लीडरशिप क्वालिटीज गेन नहीं कर सकती हैं। तो ये नोशन हमें प्रमोट नहीं करना है, ये आइडिया, इस आइडिया को हमको बढ़ाना नहीं है। सो इस तरह से हमको दोनों ही जेंडर को, मेल और फीमेल जेंडर की सोशलाइजेशन के संदर्भ में हमें दोनों को ही इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, और दोनों का समाजीकरण उनकी योग्यताओं पर आधारित, उनके इंटरेस्ट पर आधारित, उनकी कैपेसिटी पर आधारित ही सुनिश्चित करना है। देन अगेन another theory is there, that is deconstructive theory of gender socialization। अब deconstructive theory जेंडर की क्या है? दिस इज लैंगिक विखंडन का सिद्धांत। तो जो लैंगिक विखंडन का सिद्धांत है ये मुख्यतः नारीवादी सिद्धांत से संबंधित है, और यह जो हमारी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और जेंडर आइडेंटिटी के विषय से संबंधित मान्यताओं और धारणाओं का जो है विरोध करता है, कि जो जेंडर रोल्स और जेंडर आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई हैं इधर टू मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, जैसे हमने अभी भी कहा स्ट्रक्चरल थ्योरी के तहत, तो इसका ये खंडन करती है ये थ्योरी। यह सिद्धांत स्त्रीत्ववाद के विभिन्न पक्षों का समर्थन करता है। जो ये डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, विखंडन सिद्धांत है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो नारीवाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है, जिसके संबंध में बहुत से रिसर्च वर्क भी हुए हैं और आंदोलन भी हुए हैं और बहुत सी विचारधाराएं भी प्रस्तुत की गई हैं। तो समाज में स्त्रियों की दशा
बहुत ही दयनीय, जैसे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी देखा था वुमेन्स स्टेटस के, तो जो वुमेन की पोजीशन है वो बहुत दयनीय और असमर्थ रही है, क्योंकि सदैव से ही स्त्रियों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को हमेशा तुच्छ और दासी ही समझा जाता था तथा उन्हें बहुत से अधिकारों से वंचित ही रखा जाता था। स्त्रियों पर पुरुष द्वारा शोषण, अत्याचार एवं उनके अधिकारों का हनन करके उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। स्त्रियों की समस्त क्रियाएं जो क्या होती थी, घर के कार्य करना, बच्चों के लालन पालन, अन्य सदस्यों की सेवा करने से संबंधित थी। परंतु धीरे धीरे इनकी स्थिति में चेंज होने लगा और इवन सुधार भी होने लगा, जिससे इन्हें विकास के अवसर प्राप्त होने लगे। जो विखंडनवादी सिद्धांत है वो इन्हीं पुरानी मान्यताओं को समाप्त करके स्त्री के विकासात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है कि जितने भी हमारी ये ट्रेडिशनल अजम्पशंस हैं फीमेल जेंडर को सोशलाइज करने के रिगार्डिंग, उनका समाजीकरण करने के संदर्भ में जितनी भी हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, उन सभी मान्यताओं को नकार देना है। क्या मान्यताएं? कि फीमेल जेंडर जो है वो वीक है, वीकर सेक्शन है, वो बहुत कोमल है, वो बहुत डेलिकेट है, वो बाहर फील्ड में जा ही नहीं सकती हैं, वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अंडरटेक नहीं कर सकती हैं। तो हमें इन सभी जो प्राचीन मान्यताएं हैं इन सभी को नकारना है अकॉर्डिंग टू दिस डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। यह सिद्धांत जो ये विखंडनकारी सिद्धांत है जेंडर सोशलाइजेशन का, यह सिद्धांत स्त्रियों को उनकी स्वानुभूति से परिचित कराता है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत कराता है। समाज के साथ ही साथ अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी जो है स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के हमेशा अधीन मानी गई है, जिसको समाज द्वारा स्वीकार भी किया गया और स्त्रियों के अधिकारों का हनन भी हुआ। पुरुषों द्वारा स्त्रियों के अधिकारों का हनन करने और उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे अफगानिस्तान में हम देखें तो प्रायः मुस्लिम समुदाय की जो स्त्रियां हैं उनको बिना नकाब के बाहर जाना या नौकरी करना या उच्च शिक्षा ग्रहण करना, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछड़े देशों में ही नहीं बल्कि अनेक डेवलप्ड और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम पूरे समाज के संदर्भ में बात करें, देशों के संदर्भ में बात करें, उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विखंडन सिद्धांत जो है, ये डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है जेंडर सोशलाइजेशन के संदर्भ में जो विकसित की गई है, ये थ्योरी स्त्री पुरुषों के बीच में इन्हीं जो ये लैंगिक विभेद हैं, इन्हीं लैंगिक विभेदों को समाप्त करके लैंगिक समानता को स्थापित करना चाहता है। यद्यपि आज वर्ल्ड वाइड लगभग सभी देशों में स्त्रियों के लिए विशेष संविधान और प्रावधान प्रदान किए गए हैं और विभिन्न आधिकारिक कानूनों द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार भी दिए गए हैं। ये अधिकार उन्हें केवल डॉक्यूमेंट्स में ही प्राप्त हैं, हम कहेंगे ओवरऑल, क्योंकि स्त्रियों की पोजीशन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो केवल पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। विभिन्न देशों में स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके कारण आज भी इनकी स्थिति में समुचित सुधार नहीं हो पाया है। सो वर्तमान समय में स्त्रियों के साथ इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को नकारना है और सो दैट कि वे अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करके स्वयं को संगठित करना शुरू करें। इससे उनकी जो अवस्था है वो विकसित हो सकती है, उनका स्टेटस जो है वो डेवलप हो सकता है। आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में ये फेमिनिज्म की वजह से ही, फेमिनिस्ट अप्रोच को फॉलो करके ही और गवर्नमेंट के द्वारा भी जो बहुत से वुमेन एम्पावरमेंट के हेतु जो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सो उससे स्त्रियां जो हैं, वुमेन जो हैं, वो बहुत मोटिवेट हुई हैं और उन्होंने वो आगे हर क्षेत्र में आगे आकर हर कार्य को जो है हर क्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो
स्त्रियों द्वारा संचालित जो आंदोलन है वो स्त्रीत्ववाद कहलाता है। तो इसे स्त्रीत्ववाद की वजह से भी जो है वुमेन की एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला है। सो इस प्रगति और विकास का जो द्योतक है वो विखंडनवादी सिद्धांत को ही माना गया है, जो कि परंपरागत परंपराओं की जो ये हमारी संरचनात्मक प्रणाली है इसको इसमें परिवर्तन का मार्ग प्रदान करता है, समाज को एक नवीन सोच प्रदान करता है और नवीन सोच प्रदान करके स्त्रियों को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मोटिवेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट this deconstructive theory. With this, we have completed the socialization theory of gender. So, thank you and have a nice day.